ऐसा करती हूँ, ये सारा तेल उठाकर बाहर नाले में फेंक देती हूँ। फिर देखती हूँ ये दोनों कैसे हर रोज पकौड़े खाते हैं। राधा ने सारा सरसों का तेल, देसी घी, सोयाबीन का तेल सब कुछ उठाकर बाहर नाले में फेंक दिया। तभी वहां पर उसके सास ससुर आ गए। दोनों बहुत गुस्से में लग रहे थे। हे भगवान, हे राम, ये इसने क्या कर डाला? अब हम जिंदा कैसे रहेंगे? कुछ बोलते क्यों नहीं है आप? मेरे मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही है। मैं क्या बोलूं? आज के बाद इस घर में पकोड़े नहीं बनेंगे। आप दोनों को जो करना है कर लो। इतना कहकर राधा घर के अंदर आ गई। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। एक रोज विक्रम ढेर सारे पकौड़े लेने अपने घर गया। माँ, पिताजी, ये रहे आप लोगों के पकौड़े। क्या बात है बेटा, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। इतने ढेर सारे पकौड़े लाने की क्या जरूरत थी? आप दोनों को सुबह शाम पकौड़े खाने रहते हैं। आप तो पकौड़े बना नहीं सकते और रोज रोज मैं पकौड़े ला नहीं सकता, इसलिए एक हफ्ते के पकौड़े मैं एक साथ लेकर आया हूँ। विक्रम अपने कमरे में चला गया। जब वापस लौट कर आया तो देखा सारे पकौड़े उनके माता पिता ने खत्म कर दिए थे। आज तो मजा आ गया पकौड़े खाकर। मैं तो ये सोच समझकर इतने सारे पकौड़े लाया था कि कम से कम एक हफ्ते फुर्सत हो जाएगी, पर आप दोनों ने तो एक बार में ही सारे पकौड़े खत्म कर दिए। बेटा, तभी तो मैं तुझे कहती हूँ कि तू जल्दी से शादी कर ले, और शादी ऐसी लड़की से करना जिसे पकौड़े बनाने आते हैं। अगले दिन विक्रम शाम को जब काम से लौट रहा था, तब उसने रास्ते में एक ठेले वाली के पास अपनी गाड़ी रोकी जो पकौड़े बेच रही थी। मुझे ये सारे पकौड़े पैक कर दीजिए। इतने ढेर सारे पकौड़े का आप क्या करेंगे? अरे, मेरे माँ बाप को पकौड़े बहुत पसंद है, इसलिए। वैसे आपके माता पिता नहीं है क्या? क्यों? उनसे मेरा हाथ मांगना है क्या? ये लड़की तो बहुत तेज है। अरे, मैं वो बाद में बताऊंगा। पहले बताओ तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बाबूजी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। विक्रम ने उससे पकोड़े लिए और घर चला गया। लेकिन शायद अब उसकी तलाश खत्म हो चुकी थी। उसने राधा के बारे में अपने माता पिता को बताया। बेटा, मैं तो कहती हूँ तुझे उस लड़की से शादी कर ही लेनी चाहिए। कितने अच्छे पकोड़े बनाती है। अगले दिन विक्रम अपने माता पिता को लेकर उस ठेले वाली के पास गया और उसके माता पिता ने उससे शादी की बात कर ली। राधा भी शादी के लिए मान गई और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। पहली रसोई वाले दिन उसके सास ससुर बहुत एक्साइटेड थे। बहू, हमने तुम्हारे हाथ के पकौड़े तो खाए हैं, इसलिए पहली रसोई में तुम हमारे लिए पकौड़े ही बना दो। मैं अब दोनों के लिए आलू के पकौड़े, शिमला मिर्च के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, ब्रेड पकौड़ा, तंदूरी पकौड़ा, ये सब बनाऊंगी। राधा पकौड़े के नाम लेती जा रही थी। उतने में उसके सास ससुर के मुंह से लार टपकती जा रही थी। उनकी लार से दोनों के कपड़े गीले हो गए थे। सासू माँ, ससुर जी, आप लोग कमरे में जाकर आराम कीजिए, मैं पकौड़े बनाती हूँ। उसके सास ससुर लार बहाते हुए अपने कमरे में चले गए। इसके बाद राधा ने अलग अलग तरीके से ढेर सारे पकौड़े बनाए। पकौड़े की महक से पूरा घर सुगंधित हो गया। थोड़ी देर में ढेर सारे वैरायटी के पकौड़े लेकर वो खाने की टेबल पर आई। वहां पर उसके सास ससुर और विक्रम भी आ गए। सब मिलकर पकौड़े खाने लगे। राधा, इतने प्रकार के पकौड़े तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे। बहू, तू इस घर में कभी खाना नहीं बनाएगी। तू सुबह शाम सिर्फ पकौड़े ही बनाएगी, क्योंकि हमें पकौड़े के अलावा कुछ भी पसंद नहीं। खैर, सभी लोग पकौड़े खाकर सो गए। राधा और विक्रम की सुहागरात थी। सुहागरात मनाने के बाद जैसे ही दोनों लोग सो गए, वैसे ही किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। आप लेटी रहिए, मैं देखती हूँ। राधा ने दरवाजा खोला तो बाहर उसके सास ससुर थे। बहू, माफ करना, हमें पकौड़े खाने का बहुत मन हो रहा है। हमें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारा मन माना ही नहीं। हमारे लिए बस थोड़े से पकौड़े बता देना प्लीज। राधा हैरान हो गई, लेकिन वो अभी नहीं थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप आधी रात को पकौड़े बनाए और फिर से सो गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। हर दिन वो लोग सिर्फ पकौड़े ही खाते थे।
फिर एक दिन दोनों बुरी तरह बीमार पड़ गए। उनके पेट में दर्द हो उठा। आ मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। बहू जल्दी से यहाँ आओ। मेरा भी पेट बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई पेट के अंदर से निचोड़ रहा है। अब तो दर्द बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। विक्रम काम पर गया हुआ था, इसीलिए राधा दौड़कर उनके पास आई तो देखा दोनों दर्द से करहा रहे थे। रुकिए रुकिए, मैं डॉक्टर साहब को फोन करके बुलाती हूँ। राधा ने तुरंत फोन करके डॉक्टर साहब और विक्रम को बुला लिया। थोड़ी देर बाद विक्रम और डॉक्टर साहब एक साथ आ गए। डॉक्टर ने दोनों का चेकअप किया, उन्हें इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ दी। इन दोनों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। इनकी किडनी और आंतों में भी इन्फेक्शन हो चुका है। लगता है तेल के अलावा ये लोग कुछ खाते पीते नहीं। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, ये दोनों सुबह शाम सिर्फ पकौड़े ही खाते हैं। पकौड़े के अलावा इन्हें कुछ पसंद ही नहीं है। देखिए, आप दोनों ने पकौड़े खाने बंद ना किए तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा और ना ही ये दवाई असर करेगी। खैर, विक्रम ने डॉक्टर की फीस दी और डॉक्टर साहब वहां से चले गए। शाम को राधा किचन में खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तभी वहां पर उसके सास ससुर आ गए। बहू, तू डॉक्टर की बात बिल्कुल मत सुनना। हम तो सिर्फ पकौड़े ही खाएंगे, वरना कुछ नहीं खाएंगे। इतना कहकर दोनों वहां से चले गए। उसके बाद राधा, ऐसा करती हूँ, सारा तेल घी सब उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। ना रहेगा बांस और ना बचेगी ये बांसुरी। राधा ने सारा तेल बाहर फेंक दिया और कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम पे वापस आ गई। राधा जैसे ही घर के अंदर आई तो देखा विक्रम काम से लौट आया था और उसके सास ससुर जमीन पर बच्चों की तरह नागिन डांस कर रहे थे। हम पकौड़े ही खाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे। हम पकौड़े नहीं खाएंगे तो भी ऊपर चले जाएंगे। इससे अच्छा पकौड़े खाकर ऊपर वाले को प्यारे हो जाएं। हाँ विक्रम, हाँ, पकौड़े के बिना हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं बेटा। उनकी बात सुनकर विक्रम और राधा परेशान हो गई। तभी राधा के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अकेले में विक्रम को बुलाया। विक्रम, मैं एक पकौड़े वाली हूँ, ये तो तुम जानते ही हो। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। सास ससुर बिना पकौड़े खाए तो मानेंगे नहीं, इसीलिए मैं उनके लिए पकौड़े ही बनाऊंगी, लेकिन वो उन्हें नुकसान नहीं करेंगे। राधा, तुमने सुना नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? तेल वाला खाना उनके लिए जहर है और बिना तेल के पकौड़े नहीं बनते। आप सासू माँ और ससुर जी को जाकर संभालिए, मैं जल्दी से पकौड़े बनाती हूँ और वो भी बिना तेल के। विक्रम वहां से चला गया। उसके बाद राधा ने आटा गूंदना शुरू किया। आटे में उसने थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा जलजीरा पाउडर, थोड़ा सा हनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद उसने ढेर सारी सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, बंद गोभी, फूल गोभी, चुकंदर, गाजर, ये सब बारीक काट के उस आटे के अंदर भर दिया और फिर पानी में ही उसे फ्राई कर लिया। इसमें 1% भी तेल नहीं है, ये उन्हें नुकसान भी नहीं करेगा। सारे पकौड़े पानी में फ्राई करने के बाद उसने ओवन में उन्हें दोबारा गर्म किया। इस बार बिना तेल के पकौड़े बनकर तैयार हो गए, लेकिन जिन्हें लेकर वो बाहर की टेबल पे आ गई। बहू, ये किस तरह के पकौड़े हैं? आप दोनों एक बार खाकर तो देखिए, मजा ना आए तो वैसे वापस कर देना। उसके सास ससुर ने पकौड़े खाने शुरू किए। कुछ ही देर में उन्होंने सारे पकौड़े खत्म कर दिए। क्या बात है बहू, तेरे हाथ में तो जादू है। ये पकौड़े तो तेल वाले पकौड़े से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं। हमारी बहू तो बहुत समझदार निकली। ये पकौड़े हमें नुकसान भी नहीं करेंगे और हमारा पकौड़ा खाना भी बंद नहीं होगा। आज के बाद हम बिना तेल वाले पकौड़े ही खाएंगे, लेकिन खाएंगे तो पकौड़े ही। तो इस तरह उस दिन के बाद राधा के सास ससुर ने तेल वाले पकौड़े खाने बंद कर दिए और सब खुशी खुशी रहने लगे। छी 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 छी, सुबह सुबह यहाँ बरामदे में किसने पॉटी कर दी? इतने में वहां पर उसकी बहू पायल और बेटा विक्रम आ गया। सासू माँ, ये पॉटी नहीं, गाजर का हलवा है। क्यों सुबह सुबह मुझे पागल बना रही है बहू? साफ साफ पॉटी लग रही है।
इसका रंग पीला नहीं लाल है। शायद आप भूल गई कि आपको सिर्फ पीला रंग ही दिखाई देता है, इसलिए शायद आपको धोखा हो गया है, ये पीला है। ध्यान से देखिए, आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा होगा। अरे हाँ, सॉरी सॉरी। मैं भी सोचूं पॉटी की महक तो आ नहीं रही, महक तो मीठी मीठी आ रही है। और किसी की भी पॉटी मीठी तो हो नहीं सकती, क्यों सासू माँ? बहू, मेरे सामने ऐसी बातें मत कर, वरना मुझे उल्टी हो जाएगी। जल्दी से जा और मेरे लिए पीले कद्दू का जूस बना कर ला। जी सासू माँ, अभी लाई। पायल किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी, लेकिन किचन में पीले कद्दू की जगह हरा कद्दू रखा था। पका हुआ पीला कद्दू तो नहीं है, ऐसा करती हूँ हरे कद्दू का ही जूस बना देती हूँ, इतना सासू माँ को पता नहीं चलेगा। जूस बनाने के बाद पायल ने अपनी सास को जूस दिया, लेकिन जूस देखते ही उन्होंने सारा जूस पायल के मुंह पर फेंक दिया। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए बेरंग खाना पीना मत बनाया कर। देखो, माँ को पीले रंग के अलावा कोई भी रंग दिखाई नहीं देता, इसलिए माँ थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई हैं। उनकी बात का बुरा मत मानना। मैं शाम को पीले कद्दू, पीले शिमला मिर्च, पीली मिर्च, पीले आम, पीली गोभी और पीले आलू ले आऊंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सासू माँ, लगता है गलती से मैंने हरे कद्दू का जूस बना दिया। शाम को विक्रम जी आएंगे तो पीली सब्जियां लेते आएंगे, तब तक मैं आपके लिए शरबत बना देती हूँ। लेकिन शरबत में पीला रंग डाल देना, वरना मैं वो भी नहीं पीऊंगी। तो इस तरह से उनका पूरा घर परेशान था, क्योंकि पीली सब्जियां ज्यादातर होती ही नहीं है। विक्रम वैसी ही सब्जियां लाता था जो पक चुकी होती थीं या बिल्कुल सड़ने के करीब होती थीं, क्योंकि वही सब्जियां पीली होती थीं, जिसे खा खाकर अब उसकी सास बीमार पड़ गई। विक्रम ने डॉक्टर को बुलाया। लगता है आप अपनी माँ को खराब सब्जियां खिलाते हैं। ताजा सब्जियां खिलाया करिए। कितनी बार कहा है आप लोगों को? डॉक्टर साहब, मेरी माँ को सिर्फ पीला रंग ही दिखाई देता है, बाकी सब उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, इसलिए माँ को सिर्फ पीली सब्जियां ही पसंद है और कुछ नहीं। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पीली सब्जियां ज्यादा तो होती नहीं, इसलिए जब शिमला मिर्च जैसी हरी सब्जियां बिल्कुल पुरानी हो जाती हैं, तब उसका रंग पीला हो जाता है। फिर उसे मैं ले आता हूं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? ऐसे तो आपकी माँ बार बार बीमार होती रहेंगी। आप लोगों ने इन्हें किसी आंख के डॉक्टर को नहीं दिखाया क्या? यहां से लेकर अमेरिका तक बड़े बड़े आई स्पेशलिस्ट को दिखाया है, पर कोई फायदा नहीं हुआ। खैर, मैंने दवाइयां दे दी हैं, टाइम पर खिलाते रहना और कोशिश करना कि पीली सब्जियां ना खिलानी पड़े। डॉक्टर साहब वहां से चले गए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। ठंड का मौसम था, इसलिए पायल की सास गांव में घूमने निकल पड़ी। किसी घर के बाहर कोयले में आग जल रही थी, पर वहां पर कोई था ही नहीं। ये देखो पागलों को, घर के बाहर कोयला रख दिया। ये नहीं कि आग है, अभी कोई चुरा ले जाएगा तो पूरे गांव में हंगामा खड़ा कर देंगे। इतने में वो जलते हुए कोयले के पास गईं और उन कोयलों को पैरों से ही किनारे करने लगीं, जिससे उनके पैर जल गए। आह! आवाज सुनकर कुछ औरतें वहां पर आ गईं। बहन जी, आपने जलते हुए कोयले पर अपना पैर क्यों रख दिया? अरे, जब तुम लोगों को पता है कि मुझे पीले रंग के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, मुझे क्या पता कि जल रहे हैं कोयले। रुकिए, मैं आपके पैरों पर पानी डाल देती हूँ और आपको घर छोड़ देती हूँ। आप अकेले बाहर मत निकला करो। उन औरतों ने उनके पैर पर पानी डाला, जिससे दर्द थोड़ा कम हुआ। उसके बाद वो लोग उन्हें घर छोड़ने चली गईं, लेकिन तब तक उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे। उसके बेटे और बहू हैरान हो गए। बेटा, अपनी माँ को इस तरह अकेले मत बाहर भेजा करो। इन्हें तो चांद भी काला ही दिखाई देता होगा। सूरज के अलावा इन्हें आसमान में कुछ दिखता ही नहीं होगा। तुम लोग यहाँ से जाओ, मुझे ताने मत मारो। वो औरतें वहां से चली गईं। इसके बाद विक्रम ने फिर से डॉक्टर को बुलाया और अपनी माँ के पैरों में ड्रेसिंग करवाई। अब विक्रम बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि हर दिन ऐसी कोई न कोई शिकायत आ ही जाती थी। उनकी वजह से घर में सिर्फ पीली सब्जियां ही बन रही थीं। ये उससे भी बड़ी समस्या थी। फिर एक रात विक्रम ने अपनी पत्नी से बात की। पायल, मेरी माँ को पीलिया तो है नहीं और ना ही कोई डॉक्टर कुछ बता पा रहा है।
तुम्हारी नजर में कोई पहुंचा हुआ तांत्रिक है क्या? मैं अंधविश्वास में तो नहीं मानता, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। सही कह रहे हो आप। सासू माँ की वजह से हमें भी पीली पीली सब्जियां खानी पड़ती हैं। मेरे मायके से थोड़ी दूर घने जंगलों के बीच एक गुफा है। उस गुफा में एक तांत्रिक रहता है। अगर आप कहें तो कल चलते हैं। ठीक है, पर माँ को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो वहां जाने को मना करेंगी। अगले ही दिन दोनों पति पत्नी उस तांत्रिक के पास पहुंच गए। विक्रम ने अपनी माँ की तस्वीर तांत्रिक को दिखाई और सारी बात उन्हें बता दी। उसके बाद विक्रम ने कहा, बाबा, इस दुनिया में सैकड़ों रंग है, पर मेरी माँ जन्म से ही सिर्फ पीला रंग ही देखती हैं। मैं चाहता हूँ मेरी माँ इस दुनिया के हर रंग को देखे। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी माँ पिछले जन्म में उज्जैन की महारानी थी। एक महिला होने के बावजूद वो मर्दों से युद्ध किया करती थी। आसपास के सभी राजा उनसे खौफ खाते थे। फिर एक दिन दूसरे राज्य के राजा ने अपने सैनिक से कहा, मैंने आज तक एक से बढ़कर एक योद्धा को हराया है, पर उस महिला को नहीं हरा पा रहा हूं। वो राज्य हमें किसी भी कीमत पर जीतना है, फिर चाहे उसके लिए हमें कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। सेनापति, आज तुम महारानी के राजमहल में आग लगा दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जो आज्ञा महाराज। उसके बाद वो सेनापति रात में कुछ सैनिकों को लेकर महारानी के राजमहल के बाहर पहुंचा और उसने राजमहल में आग लगा दी। महारानी अपने राजमहल में सुकून की नींद सो रही थी। जब उनकी नींद खुली तो पूरा महल जल रहा था और महारानी उस महल के अंदर ही थी। थोड़ी देर बाद वो उसी आग में जलकर ऊपर वाले को प्यारी हो गई। मतलब आखिरी समय उनकी आंखों के चारों तरफ पीली पीली रोशनी थी, जिस वजह से उन्हें सिर्फ पीला रंग ही दिखाई देता है। क्या मैं सही कह रहा हूं बाबा? सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। आग की लपटें उनकी आत्मा तक समा गई थीं। ऐसा इसलिए हुआ, लेकिन अगर वो असर अपनी माँ की आत्मा से तुम अलग करना चाहते हो तो बिल्कुल वैसी ही घटना तुम्हें फिर से दोहरानी पड़ेगी। ये सुनकर विक्रम और पायल हैरान हो गए। बाबा, इसका मतलब हमें अपने पूरे घर को जला देना होगा और उसके अंदर सासू माँ भी रहेंगी। इससे तो सासू माँ फिर से भगवान को प्यारी हो जाएंगी। एक तो आजकल के पढ़े लिखे बच्चे जरा भी अपना दिमाग नहीं लगा सकते। तुम लोगों को अपना घर जलाने की कोई जरूरत नहीं। अपने गांव में ही मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी बना लेना, उस झोपड़ी की दीवारों में घी लगा देना जिससे आग सिर्फ दीवारों में ही लग सके, और झोपड़ी के बीचों बीच अपनी माँ को बिठा देना। फिर बाहर से आग लगा देना। वो आग तुम्हारी माँ तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन फिर भी खतरा तो है ही। अगर ऐसा कर सकते हो तो करो, वरना इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। विक्रम और पायल घर वापस आ गए, लेकिन विक्रम ने निश्चय कर लिया था कि वो ऐसा जरूर करेगा। इसलिए अगले ही दिन से उसने गांव से थोड़ी दूर पर एक कच्ची मिट्टी की झोपड़ी बनानी शुरू कर दी, जो 15 दिन के अंदर बनकर तैयार हो गई। फिर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आजकल कच्चे मकान दिखना बिल्कुल बंद हो गए हैं, इसलिए मैंने अपने खेतों में कच्ची मिट्टी की झोपड़ी बनाई है। चलिए आपको दिखाता हूँ। तेरे अंदर भी ना जाने कौन कौन से कीड़े काटते रहते हैं। चल ठीक है, देख लेते हैं तेरी झोपड़ी। विक्रम, पायल और पायल की सास तीनों गांव से दूर उस कच्ची झोपड़ी में चले गए। बीचों बीच एक खटिया पड़ी थी, जिस पर विक्रम ने अपनी माँ को बिठा दिया और पायल से कहा, माँ, आप यहीं बैठो, हम अभी आए। आपके लिए सरप्राइज है। राधिका, जरा मेरे साथ चलो। पायल और विक्रम झोपड़ी से बाहर चले आए। दोनों आग लगाने की पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन फिर भी दोनों को डर लग रहा था। हाँ। इतना बोलते ही विक्रम ने झोपड़ी में आग लगा दी। धीरे धीरे पूरी झोपड़ी जलने लगी और उसकी माँ अंदर तड़पने लगी। हालांकि उसके पास तक आग नहीं पहुंच रही थी, फिर भी वो घबरा गई। अरे, ये क्या हो गया? इस झोपड़ी में तो आग लग गई। अरे बचाओ, कोई बचाओ। लगभग 10 मिनट तक विक्रम की माँ झोपड़ी के अंदर तड़पती रही, पर कोई उसे बचाने नहीं आया। थोड़ी देर बाद विक्रम ने पानी डालकर आग बुझा दी और अपनी माँ को बाहर ले आया। तुम दोनों मिलकर मुझे ऊपर पहुंचाना चाहते थे क्या? और बहू, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि सिर्फ पीली साड़ी ही मेरे सामने पहना कर। ये गुलाबी साड़ी क्यों पहन ली तूने? सासू माँ, आपको गुलाबी रंग दिखाई दे रहा है?
पायल की बात सुनकर उसकी सास भी हैरान हो गई। अरे हाँ, मुझे तो अब सारे रंग दिखाई देने लगे। वो देखो, हरे हरे पेड़ पौधे। विक्रम, तूने ब्लैक कलर का जैकेट पहन रखा है। नीला आसमान भी मुझे दिखाई दे रहा है। वो देखो, रंग बिरंगे पक्षी। सब कुछ दिखाई देने लगा है मुझे। लेकिन ये सब हुआ कैसे? उसके बाद विक्रम ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। इस तरह से पायल की सास को अब हर रंग दिखाई देने लगा और उनके घर में पीली सब्जी बनना भी बंद हो गया। सब खुशी खुशी रहने लगे।